हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश से जुड़ी घटनाओं की यदि व्याख्या करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये तरंग इस समांगी माध्यम ईथर में गमन कैसे करते हैं। इसके लिए हम जल में उत्पन्न होने वाली तरंगों को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि इन तरंगों को तो हमने देखा ही है अक्सर। कैसे होता है जल में तरंग? मान लीजिए शांत जल है, बिल्कुल क्वाइट काम, और इसमें यदि तरंग उत्पन्न करना हो तो हम या तो इसमें कंकड़ डाल देते हैं या तो पानी की एक बूंद भी यदि इसमें गिराएं तो इसमें तरंग हमें दिखाई देता है, जिन्हें हम लहरें भी कहते हैं। एक्चुअली कण के गिरने से, ये बूंद के गिरने से जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ था इस शांत जल में, वही रिपल्स के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये जो उथल पुथल मची है वो एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। हम देख सकते हैं पहले एक छोटा सा आपको रिपल दिख रहा है, फिर बड़ा, इस प्रकार ये रिपल आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं और इसी तरह से ही तरंग भी गमन करती है। यदि इस शांत जल में उत्पन्न होने वाले रिपल्स को हम देखें तो ये रिपल्स क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि इस शांत जल में डिस्टर्बेंस के कारण सारे कणों में उथल पुथल मच जाती है और सारे कण कंपन करने लगते हैं। यदि हम किसी पर्टिकुलर रिपल को देखें तो उस रिपल में जितने भी कण कंपन कर रहे हैं वो एक साथ कर रहे होंगे। किसी क्षण में उनकी अवस्था बिल्कुल एक जैसी होगी, या हम ये कह सकते हैं कि सारे कण समान कला में कंपन करते हुए होते हैं, इसलिए ये एक रिपल का निर्माण करते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं किसी भी क्षण समान कला में कंपन करते हुए सारे कणों का एक यदि पथ बनाया जाए तो वो बिंदु पथ एक रिपल का निर्माण करता है, और इसी बिंदु पथ को हम तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं, और यही तरंगाग्र ही है जो आगे गमन करता है। यदि हम कहें जो माध्यम है वो समांगी है तो ये रिपल, ये तरंगाग्र एक निश्चित चाल से इस माध्यम में आगे की ओर गमन करेंगे। ये तरंगाग्र कभी पीछे की ओर गमन नहीं करता, ये सदैव ही आगे की ओर गमन करता है। ये तरंगाग्र विक्षोभ के कारण उत्पन्न हो रहा है, और इसीलिए विक्षोभ स्रोत कैसा है, मतलब जो डिस्टर्बेंस करने वाला स्रोत है वो किस प्रकार है, उसके आधार पर ही अलग अलग तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। यदि हम यूँ कहें किसी माध्यम में विक्षोभ बिंदु स्रोत है, यानी कि बिंदु आकार का हो, तो यदि उस बिंदु स्रोत से हम समान दूरी पर कंपन करने वाले कणों को लें तो ये कंपन भी समान कला में ही कंपन कर रहे होंगे और ये तरंगाग्र का निर्माण करेंगे। तो यदि एक बिंदु से हम समान दूरी चारों तरफ लें, पूरे आयतन में लें, तो ये तरंगाग्र गोलाकार होगा, इसलिए बिंदु विक्षोभ का तरंगाग्र गोलाकार होता है। लेकिन यही विक्षोभ स्रोत बिंदु आकार का ना होकर एक स्लिट आकार का है। उस कंडीशन में स्लिट से हम चारों तरफ दूरियां समान लें जहां पर कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे, तो ये तरंगाग्र एक बेलनाकार का वक्री पृष्ठ होगा जो इस प्रकार दिखाई देगा। और यदि हम इस गोलाकार या फिर बेलनाकार तरंगाग्र को देखें जो कि एक असीमित दूरी पर हो, तो हम देखेंगे कि इनकी जो वक्रता है वो कम होते जाएगी, और एक निश्चित भाग पर यदि इनको देखें तो ये गोलाकार, ये बेलनाकार तरंगाग्र हमको समतल नज़र आते हैं। और इस प्रकार एक छोटे से एरिया पर इस कम वक्रता वाले बेलनाकार या गोलाकार तरंगाग्र का भाग वो समतल तरंगाग्र का निर्माण करते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जब विक्षोभ स्रोत बहुत ही दूर पर हो तो उसका तरंगाग्र एक समतल तरंगाग्र यानी कि प्लेन वेव फ्रंट होता है। और इस तरंगाग्र पर यदि हम कोई लंबवत रेखा खींचे तो ये खींची गई लंबवत रेखा प्रकाश किरण का निर्माण करती है। प्रकाश किरण के बारे में इसलिए हमको समझना ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमने परावर्तन अपवर्तन की घटना की जब व्याख्या की तो हम प्रकाश को एक किरण के रूप में देखते थे, और उन किरणों का कैसे अपवर्तन या परावर्तन हो रहा है इस चीज़ को हम समझें। अब हम तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट के आधार पर अपवर्तन, परावर्तन और इससे जुड़ी अन्य घटनाओं को समझेंगे। तो हम पहले इसको रिलेट कर लेते हैं किरण से।
तो प्रकाश किरण का निर्माण कब होगा? जब तरंगाग्र पर हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे और ये प्रकाश किरण की दिशा इस प्रकाश के ऊर्जा संचरण की दिशा को बताती है। अब हम देखते हैं कि हाइगन के सिद्धांत के अनुसार ये तरंगाग्र मीडियम में आगे कैसे बढ़ता है। यदि हमने कोई एक बिंदु विक्षोभ लिया है, इसका तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय। और ये तरंगाग्र आगे किस तरह बढ़ेगा? एक्चुअली ये तरंगाग्र बहुत सारे कणों का बिंदु पथ है जो कि समान कला में कंपन कर रहे हैं। और यदि इन कणों को हम ध्यान से देखें तो इस तरंगाग्र का प्रत्येक कण एक विक्षोभ का स्रोत बनता है। मतलब ये फिर से एक नया तरंगाग्र उत्पन्न कर सकता है। तो यदि हम इस तरंगाग्र के बहुत सारे कण को देख रहे हैं, ये प्रत्येक कण एक विक्षोभ का कारण बन रहा है और यहाँ से जो विक्षोभ उत्पन्न होगा वो भी समान दूरी पर अगर देखें तो वो समान ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहा होगा। मतलब फिर उससे आगे जितनी भी कणें होंगी वो समान कला में कंपन करने लगेंगी। तो इस प्रकार मान लीजिए इस बिंदु से निकलने वाला तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ रहा है। तुम देखिए छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर उर्मिकाएं हैं, रिपल्स है जो आगे की ओर बढ़ रही हैं और ये रिपल्स कहलाते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। जो बड़ा बिंदु पथ था वो तो वेव फ्रंट, पर हर वेव फ्रंट के हर कण जो विक्षोभ का कारण बन रहे हैं या फिर जो फिर से रिपल या उर्मिकाएं उत्पन्न कर सकते हैं वो उर्मिकाएं या रिपल्स कहलाती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और एक तरंगाग्र जो है इन द्वितीयक तरंगिकाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। अब ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इस पर हम कोई स्पर्श रेखीय तल खींचे तो ये स्पर्श रेखीय तल को जब ज्वाइन करते जाएंगे तो फिर से हमको एक नया रिपल देखने को मिलेगा और यही नया रिपल एक नेक्स्ट तरंगाग्र का एक अगले वेव फ्रंट का निर्माण करता है। और इस प्रकार हम देखें तो ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये तरंगाग्र जो दूसरा हमने पाया है इसमें भी सारे कण फिर से विक्षोभ का कारण बनेंगे और इसमें भी नेक्स्ट द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी। फिर उस पर हम एक स्पर्श रेखीय तल का निर्माण करें तो वो नेक्स्ट तरंगाग्र बन जाएगा। और ये तरंगाग्र सदैव आगे की ओर बढ़ते हैं, पीछे की ओर नहीं बढ़ते। यदि माध्यम समांगी हो तो ये जो तरंगिकाएं हैं द्वितीयक तरंगिकाएं वो मूल तरंगों के चाल से ही संचरण करती है और इस प्रकार ये तरंगाग्र किसी भी माध्यम में आगे की ओर बढ़ते जाता है। और हाइगन के अनुसार ये प्रकाश तरंगाग्र पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए ईथर में एक निश्चित चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से आगे बढ़ता है। अब हम हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की घटना की व्याख्या करते हैं। इसके लिए हम एक परावर्तक पृष्ठ लेंगे जिसे हम XY से यहाँ पर दर्शा रहे हैं और एक प्लेन वेव फ्रंट यानी कि समतल तरंगाग्र जिसे हम यहाँ पर AB से दर्शा रहे हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट AB इस अपवर्तक पृष्ठ XY पर किसी कोण से अपतित हो रहा है। इस कोण को हम अपतन कोण कहेंगे। परावर्तन के नियम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम परावर्तन के नियम को रिकॉल कर लेते हैं। अपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस प्लेन वेव फ्रंट के साथ साथ प्रकाश किरण भी दर्शाना होगा, तभी तो हम दूसरे नियम का सत्यापन कर पाएंगे। हम जानते हैं किसी भी वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र पर प्रकाश किरण उसके लंबवत खींची गई रेखा होती है। तो यहाँ पर इस AB तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा PA और QB ये प्रकाश किरणों को दर्शा रही है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट AB यदि इस XY परावर्तक पृष्ठ पर अपतित होता है किसी कोण I से, जिसे हम अपतन कोण कह रहे हैं, तो ये अपतन कोण यहाँ पर बनेगा। और ये प्रकाश किरण के लिए देखें तो प्रकाश किरण यदि हम यहाँ इस परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब AN डालें तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये भी I होगा, यानी कि अपतन कोण।
इस चित्र को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो प्लेन वेव फ्रंट AB है, इसमें मौजूद हर एक कण द्वितीयक तरंगिकाओं को उत्पन्न करेंगे और जो कण A पर है वो तो इस परावर्तक पृष्ठ को टच कर चुका है, मतलब यहाँ से उसका परावर्तन हो जाएगा और यहाँ से दूसरा वेव फ्रंट यानी कि परावर्तित वेव फ्रंट निकलेगा। लेकिन जो कण B पर है वो तो अभी इस परावर्तक पृष्ठ पर नहीं पहुँचा, उसको इस परावर्तक पृष्ठ में पहुँचने में कुछ समय लग रहा है। मान लीजिए T समय पर जो विक्षोभ है वो B से C बिंदु पर पहुँच रहा है और जो तरंगाग्र हमने लिया है AB, उसका वेग v है। तो B से लेकर C तक तय की गई दूरी कितनी होगी? हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। इस AB वेव फ्रंट का चाल v है और ये तय की गई दूरी में लगने वाला समय t है। तो B से लेकर C तक तय की गई दूरी होगी v इंटू टी। जब तक B बिंदु से विक्षोभ C बिंदु तक पहुंचता है, उतने ही देर में A बिंदु से होने वाला विक्षोभ परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और ये वेव फ्रंट परावर्तन के पश्चात कहाँ प्राप्त होगा, इसको देखने के लिए हम A बिंदु से VT रेडियस का एक स्फीयर खींचते हैं। VT रेडियस को क्यों खींचा हमने? क्योंकि B से लेकर C तक दूरी VT है और उतने ही देर में जो परावर्तित वेव फ्रंट है वो A से उसी माध्यम में पार हो चुका है। तो यहाँ पर जो रेडियस होगा स्फीयर का वो VT ही लिया जाएगा। अब यदि इस स्फीयर पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, तो वो दूसरा वेव फ्रंट यानी कि दूसरा तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं C तक। तो ये रेखा CE ये दर्शाती है परावर्तित वेव फ्रंट को, यानी कि परावर्तित तरंगाग्र को। और इस परावर्तित तरंगाग्र का इस परावर्तक पृष्ठ के साथ कोण होगा R, यानी यहाँ पर I आपतन कोण है और R परावर्तन कोण, और इन्हीं दोनों कोणों को ही हमको बराबर साबित करना है यदि हम परावर्तन के नियम को यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। ये AE रेखा हमने क्यों खींची? क्योंकि ये AE रेखा इस CE रेखा पर लंबवत रेखा है, यानी कि ये CE वेव फ्रंट तरंगाग्र के लिए प्रकाश किरण को दर्शा रही है। तो AE ये क्या कहलाएगी? ये परावर्तित प्रकाश किरण होगी। मतलब इस चित्र में हम देखें तो AB आपतित तरंगाग्र है और CE ये परावर्तित तरंगाग्र है। वैसे ही यदि किरणों के रूप में देखें तो जो PA है वो आपतित किरण है और जो AE है वो परावर्तित किरण है। अब हम दो त्रिभुजों को देखते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEC। इन दोनों त्रिभुज में कोण AEC और ABC ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, और AE बराबर BC है और ये दोनों VT के बराबर है। और जो AC है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। इसका मतलब त्रिभुज AEC और त्रिभुज ABC ये दोनों ही समरूप हैं, और यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो कोण I बराबर R होगा। और यदि हम किरणों के रूप में देखें तो अपतन कोण बराबर भी परावर्तन कोण होगा, और यही परावर्तन का पहला नियम है। और इस चित्र में हम देखें तो ये जो अपतित किरण है PA और जो परावर्तित किरण है AE और ये अभिलंब AN, ये तीनों एक ही तल में है, यानी कि आपकी कॉपी के कागज तल में है। तो परावर्तन का दूसरा नियम भी यहाँ पर सिद्ध होता है, यानी कि हाइगन के तरंग सिद्धांत से हम परावर्तन के दोनों नियमों को सिद्ध कर सकते हैं, या यूँ कहे परावर्तन की घटना की व्याख्या कर सकते हैं। अब हम हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना की व्याख्या करते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है और इसी कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है। अपवर्तन के नियम के अनुसार अपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक निश्चित राशि होती है, जिसे हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं या फिर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। साथ ही जो अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अब हम हाइगन के तरंग सिद्धांत से इन दोनों ही नियमों को सत्यापित करेंगे। इसके लिए हम ये दो अलग अलग माध्यम लेते हैं, एक विरल और एक सघन। विरल माध्यम का अपवर्तनांक हम μ1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम μ2 से दर्शा रहे हैं। साथ ही हमने एक वेव फ्रंट लिया है, एक तरंगाग्र लिया है AB। AB एक समतल तरंगाग्र है जो कि विरल माध्यम में v वेग से गमन करेगा और सघन माध्यम में v2 वेग से गमन करेगा। मान लीजिए ये समतल तरंगाग्र इस अपवर्तक पृष्ठ xy पर I कोण से अपतित हो रहा है, मतलब यहाँ पर अपतन कोण I एंगल BA y के द्वारा दर्शाया जा रहा है। अब यदि इसको हम किरणों के रूप में देखें, हम जानते हैं तरंगाग्र पर खींची गई लंबवत रेखा वो प्रकाश किरण को दर्शाती है। तो यहाँ पर A' और B' ये दो प्रकाश किरण समतल तरंगाग्र AB को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण अभिलंब के साथ बनाया जाएगा ये भी अपतन कोण ही होगा, जिसे हम दर्शाएंगे I से। इस चित्र में हम देखें तो इस समतल तरंगाग्र AB में A पर मौजूद कण वो इस अपवर्तक पृष्ठ पर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन B पर मौजूद कण वो अभी भी अपवर्तक पृष्ठ से दूर है। उसे कुछ दूरी तय करनी इस अपवर्तक पृष्ठ में पहुंचने के लिए। मान लीजिए उसे इस अपवर्तक पृष्ठ में पहुंचने में t समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि BC बराबर होगा v1 इंटू टी। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, और इस पहले माध्यम में वेग v1 था और लगने वाला समय t। और इतनी ही समय में जो कण इस A बिंदु पर मौजूद है वो द्वितीयक तरंगाग्र का निर्माण कर देगा और ये वेव फ्रंट इस दूसरे माध्यम यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। अब ये वेव फ्रंट कहाँ पर बनेगा, इसको बताने के लिए हम इस A बिंदु से v2 इंटू टी त्रिज्या का एक स्फीयर बनाएंगे। v2 इंटू टी क्यों लिया, क्योंकि हम t समय पर कितनी दूरी तय की गई है ये देखना चाहते हैं और सघन माध्यम में वेग v2 है, इसलिए हम इतनी ही त्रिज्या का स्फीयर बनाएंगे। और जब इस स्फीयर पर हम एक स्पर्श रेखीय तल खींचेंगे तो वो तल द्वितीयक तरंगाग्र का निर्माण करेगा, यानी कि अपवर्तित तरंगाग्र का निर्माण करेगा। इस चित्र में हम देखें तो EC ये अपवर्तित तरंगाग्र है, इसलिए कोण ACE ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। और यदि इसको हम लोग प्रकाश किरण के रूप में देखें तो इस समतल तरंगाग्र EC पर यदि हम एक लंबवत रेखा खींचे यानी कि A बिंदु से आगे बढ़ाएं तो AE ये प्रकाश किरण है जो कि अपवर्तित किरण को दर्शाती है, इसलिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये भी अपवर्तन कोण ही है। अब हमको अपवर्तन का पहला नियम सिद्ध करना है, यानी कि स्नेल का नियम। तो हम इस त्रिभुज ABC में देखें, साइन I बराबर होगा BC अपॉन AC लंब बटे कर्ण। BC का मान है v1 इंटू टी अपॉन AC और साइन I बराबर निकालने के लिए हम इस दूसरे त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ACE। इस त्रिभुज में साइन R बराबर होगा AE अपॉन AC। AE का मान होगा v2 इंटू टी अपॉन AC। साइन I बराबर साइन R का मान होगा v1 इंटू टी अपॉन v2 इंटू टी। यहाँ से टी और टी कैंसिल हो जाएंगे तो साइन I अपॉन साइन R मिलेगा v1 अपॉन v2। और ये एक नियत राशि है क्योंकि प्रकाश का वेग
एक माध्यम में नियत रहता है। अब इसी समीकरण में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को c से भाग दूँ, यानी कि निर्वात में प्रकाश के चाल से भाग दूँ, तो ये समीकरण ऐसा बन जाएगा v1 अपॉन c अपॉन v2 अपॉन c। और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये उल्टा है, इसलिए हम लिखेंगे 1 अपॉन म्यू1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन म्यू2, और ये समीकरण बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। और ये दो माध्यम के अपवर्तनांकों की तुलना है, इसे हम दर्शाते हैं 1 म्यू2 से, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और यही अपवर्तन का पहला नियम है, यानी कि स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। और इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो अपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों ही एक ही तल में हैं, यानी आपके कॉपी के कागज के तल में हैं। इसलिए यहाँ पर अपवर्तन के दोनों नियम ही सिद्ध होते हैं। अब यहाँ से हम अपवर्तन से जुड़े कुछ और निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हो, यानी म्यू1 का मान म्यू2 से कम हो, उस कंडीशन में साइन आर का मान साइन आई से कम होगा। और साइन आर का मान साइन आई से कम है, इसका मतलब जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के पास झुकेगी। और ऐसा ही होता है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास झुकती है। यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे, यानी कि म्यू1 का मान म्यू2 से अधिक हो, उस कंडीशन में साइन आई का मान साइन आर से कम होगा। और इस कंडीशन में प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर झुकेगी। और इस परिघटना से प्राप्त इस समीकरण को यदि हम देखें, v1 अपॉन v2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। और यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गमन कर रही हो, यानी कि साइन आई का मान साइन आर से अधिक हो, या हम यूँ कह सकते हैं अपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक हो, तो उस कंडीशन में v1 v2 से अधिक होगा, यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा, जो कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल है।